वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। ये है क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस अर्थात अवयव। आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। इसकी पहली एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। ये है हमारी एक्सरसाइज 3.2, जिसका पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ए, बी और सी दे रखा है। हमारे पास तीन अवयव दे रखे हैं, तो हमको उन अवयवों का योग अर्थात ए प्लस बी, उनका घटाना ए माइनस बी, किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन एंड उन दो दो अवयवों का हमको मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम ए प्लस बी को। तो पहले क्वेश्चन में हमको ए प्लस बी ज्ञात करना है, तो हमने ए के एलिमेंट रख लिए, ये हमने बी के एलिमेंट रखे। यहाँ पर हमको ध्यान ये रखना है कि अगर हमको दो अवयव जोड़ना है तो उनके संगत अवयव ही आपस में जुड़ते हैं, अर्थात पहला एलिमेंट हमारे पहले एलिमेंट से जुड़ेगा, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से और चौथा वाला चौथे से। या हम कह सकते हैं कि जो A11 है वो A11 से ऐड होगा, जो A12 है वो A12 से ऐड होगा, A21 हमारा A21 से और A22 हमारा A22 से। तो हमारा 2 1 में ऐड हो जाएगा, हो गया 2 प्लस 1। फिर 4 हमारा 3 में ऐड होगा, 4 प्लस 3 हो गया। नेक्स्ट हमारा 3 2 में ऐड होगा, बट ये माइनस का है तो हो जाएगा 3 माइनस 2। नेक्स्ट हमारा 2 प्लस 5 हो जाएगा, वो ये आ गया। 2 प्लस 1 हमारा 3 हो जाएगा, 4 प्लस 3 हमारा 7 हो जाएगा, 3 माइनस 2 हमारा 1 आ जाएगा एंड 5 प्लस 2 हमारा 7 हो जाएगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ऐड करते समय सिंपली आपको ध्यान रखना है कि किसी भी अवयव के संगत अवयव ही आपस में जुड़ते हैं, अर्थात सेम नंबर या सेम प्लेस वाले ही आपस में ऐड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास a माइनस बी। तो यहाँ पर भी जैसे उसमें ऐड सेम प्लेस वाले हो रहे थे, वैसे ही यहाँ पर सब्सट्रैक्ट b हम सेम प्लेस वाले करेंगे। तो ये हमने a के एलिमेंट लिख लिए और ये हमने b के एलिमेंट लिख लिए। तो सबसे पहले 2 से 1 को माइनस करेंगे, फिर 4 से 3 को, जो हमने लिख दिए। नेक्स्ट है 3 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये पहले से माइनस का दिया है, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 2 माइनस 5। तो ये हमने सारे लिख लिए। 2 माइनस 1 हमारा 1 होता है, 4 माइनस 3 हमारा 1 होता है, ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 प्लस का 5 हो जाएगा। 2 माइनस 5 हमारा माइनस का 3 आ जाएगा, यही अभी हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमको 3a माइनस सी फाइंड करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले a को 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन हमको उसको c से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम a के एलिमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम 3 लिख लेते हैं जो कि हमको मल्टीप्लाई करना था, देन हम उसको c लिख देते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर अवयव में हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो समस्त नंबरों में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, अर्थात वो 2 4 3 और 2 इन सब में मल्टीप्लाई होगा। तो 3 2 जा हमारा कितना आ जाएगा, ये 3 इंटू 2 लिख दिया, हमारा 6 हो जाएगा। फिर 3 को 4 से, फिर 3 को 3 से और 3 को 2 से करेंगे, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया। देन माइनस का सी लिख दिया हमने। अगर नेक्स्ट बात करें तो 3 इंटू 2 हमारा 6 होता है, 3 इंटू 4 हमारा 12 हो जाएगा, 3 इंटू 3 हमारा 9 हो जाएगा एंड 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया, और सी को हम एज इट इज वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर बीच में माइनस लगा है, दैट मीन सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये आ गया। फिर 12 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो ये आ गया। 9 में से 3 को करेंगे, ये लिख लिया हमने, और 6 में से हम 4 को करेंगे, ये आ गया। यहाँ पर दो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात 6 प्लस 2 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट है 12 माइनस 5 हमारा 7 होता है, 9 माइनस 3 हमारा 6 होता है, 6 माइनस 4 हमारा 2 होता है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हमको ए बी फाइंड करना है, अर्थात अवयव ए को अवयव बी से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने ए के एलिमेंट लिख लिए, देन हमने बी के एलिमेंट लिख लिए। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करने से पहले हमको कुछ चीजें चेक करनी पड़ती हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, जो ए होता है उसके अवयव का क्रम लिखेंगे, इसमें 2 रो और 2 कॉलम थी, लिख दिया। देन सेकंड वाले का हम लिखेंगे, तो वो क्या है हमारे पास, उसमें भी 2 क्रॉस 2 है। अगर लिखने के बाद ये बीच वाला टर्म हमारा सेम आता है, अर्थात दोनों के दोनों हमारे समान नंबर होते हैं, तभी इस ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सेम नहीं आता है तो इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है।
और जो अब रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई होके वो हमारा जो ये लास्ट में नंबर्स होते हैं अर्थात जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं उसी सीरीज की हमारी नई मैट्रिक्स तैयार होगी अर्थात जो आएगा आंसर वो हमारा 2x2 का होगा। तो अगर 2x2 का होगा तो चलिए थोड़ा सा हम एक बार समझ लेते हैं, बना लेते हैं। तो ये हमारी R1 हो जाएगी, ये R2 हो गई, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। तो पहला एलिमेंट जो मिलेगा हमको वो A11, फिर जो मिलेगा हमको A12, फिर जो मिलेगा हमको A21 और फिर जो मिलेगा वो हमको A22 प्राप्त होगा। अब हमको फाइंड क्या करना है, A11 फाइंड करना है। तो हमको पता है कि पहला वाला जो नंबर होता है वो रो होता है और सेकेंड वाला जो नंबर होता है वो कॉलम होता है। तो इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अर्थात फर्स्ट रो को हमको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा A11। अगर हमको A12 चाहिए तो फर्स्ट रो को हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा A12। एंड नेक्स्ट हमको अगर नेक्स्ट लाइन वाला चाहिए दैट मीन्स ये वाला चाहिए जिसे A21 कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा 2 था फिर 1 था तो मतलब सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एंड A22 के लिए सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा थ्योरेटिकली पार्ट जिसमें हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारे आंसर उसी के हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अन्यथा आप एक चीज नॉर्मली सीख लीजिए कि यहाँ से पहली रो को उठाना है, यहाँ के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करके तब तक लिखते जाना है जब तक कि सारी कॉलम नहीं खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर दो कॉलम थी, पहली कॉलम यहाँ आ जाएगी और ये दूसरी आ गई। अब आगे खत्म हो गया तो अब क्या करेंगे, सेकेंड रो को उठाएंगे, फिर वही प्रोसेस पहली कॉलम से और दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई कर करके लिख लेंगे। इससे थोड़ा सा हमारा आसान पड़ जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका। चूंकि इसका गुणन संभव होता है तो हमको करना क्या, फर्स्ट रो को उठाया, पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो संगत अवयव मल्टीप्लाई होंगे अर्थात 2 को 1 से करेंगे तो 2 इंटू 1 आ गया। फिर 4 को हम -2 से करेंगे तो 4 इंटू -2 आ गया। अब पहली कॉलम खत्म हो गई। अब क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 को 5 से। और ये जो हम फर्स्ट रो को जैसे फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो संगत अवयव को मल्टीप्लाई करने के बाद देन उनके बीच में हम ऐड का निशान लगाते हैं अर्थात दोनों अवयवों को आपस में जोड़ देते हैं। अब इसी प्रकार से हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 3 इंटू 1 आ जाएगा एंड 2 इंटू -2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 एंड 2 इंटू 5 आ जाएगा। तो अब अगर सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 1 हमारे पास 2 आ गया, 4 इंटू -2 हमारा -8 आ गया, 2 इंटू 3 हमारा 6 आ गया, 4 इंटू 5 हमारा 20 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 3 इंटू 1 3 होता है, 2 इंटू -2 हमारा -4, 3 इंटू 3 9 हो गया और 2 इंटू 5 हमारा 10 हो गया। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें 2 -8 हमारा कितना आ जाएगा -6, 20 प्लस 6 हमारा 26 हो जाएगा, 3 -4 हमारा -1 आ जाएगा, 9 प्लस 10 हमारा 19 हो जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमको b को a से मल्टीप्लाई करना है तो पहले b के एलिमेंट लिख लेंगे देन हमारा a के एलिमेंट लिख लेंगे, चेक करेंगे ये है हो गया हमारा 2x2। इसका क्रम लिखते हैं तो ये भी आ जाएगा हमारा 2x2, बीच के दोनों सेम है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा 2 इंटू 2 का आ जाएगा अर्थात दो रो और दो कॉलम उसमें होंगी। तो सिंपल सी चीज है, पहली रो को हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं अर्थात 1 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो गया, ये लिख दिया हमने। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से अर्थात कि हम क्या करेंगे 1 इंटू 4 3 इंटू 2 कर देंगे, ये आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -2 इंटू 2 5 इंटू 3 लिख देंगे। नेक्स्ट हो जाएगा सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से तो -2 इंटू 4 और 5 इंटू 2 कर लेंगे। तो ये हमारा मल्टीप्लाई होके आ गया तो 1 इंटू 2 हमारा 2 हो गया, 3 इंटू 3 हमारा 9 हो जाएगा, 4 इंटू 1 हमारा 4 हो गया, 3 इंटू 2 हमारा 6 हो गया। ऐसे ही हमारे पास 2 इंटू -2 हमारा माइनस का 4 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 होता है, 2 माइनस का और 4 मल्टीपल में माइनस का 8, 5 2 10 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 9 2 हमारा 11 आ गया, 4 प्लस 6 हमारा 10 हो जाएगा, 15 में -4 करेंगे तो 11 आ जाएगा और 10 -2 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न को हल कीजिए अर्थात यहाँ पर हमारे पास अवयव दिए हैं उनमें जो भी ऑपरेशन लगाने को बोलेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। ये पहला अवयव हो गया, ये दूसरा हो गया, इनको ऐड करना तो ऐड करने में a प्लस ए हमारा 2a आ गया,
बी प्लस बी हमारा 2b हो जाएगा, माइनस बी प्लस ए हमारा 0 हो जाएगा, ए हमारा 2a आ जाएगा। तो ये हमारे नॉर्मल, आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी प्लस करना है, थर्ड में भी हमको प्लस करना है, एंड फोर्थ वाले में भी हमको प्लस करना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो अवयव हैं जिनको हमको ऐड करना है। तो सिंपली हम ए में ए ऐड कर देंगे, फिर बी में बी ऐड कर देंगे, माइनस बी में प्लस बी ऐड कर देंगे और ए में ए ऐड कर देंगे। तो ये हमारा बन गया जाकर ए प्लस ए हमारा 2a हो जाएगा, बी प्लस बी हमारा 2b हो जाता है, एंड माइनस बी प्लस बी हमारा 0 हो जाएगा, ए प्लस ए हमारा फिर से 2a आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये पहला अवयव, ये दूसरा अवयव, यहाँ पर भी हमको प्लस ही करना है। तो सिंपल सी चीज है, संगत अवयव अर्थात पहले वाले को पहले से जोड़ देंगे, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को 2bc से ऐड कर दिया, नेक्स्ट वाले टर्म को हमने माइनस 2ac से ऐड कर दिया, एंड उसके बाद वाले को हमने माइनस 2ab से ऐड कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हमको मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये हमारा बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही नीचे हमारा माइनस 2ac आ गया, तो हमारे पास a माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा जो लास्ट में है यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में भी हमको दो अवयवों को आपस में ऐड करना है। तो संगत अवयवों को ऐड करेंगे, -1 को 12 में ऐड कर देंगे, 4 को 7 में कर देंगे और -6 को +6 में कर देंगे। तो ये हमारे तीन पार्ट बन। नेक्स्ट होगा हमारे पास 8 को 8 से करेंगे, 5 को 0 से और 16 को 5 से कर देंगे। नेक्स्ट ऐड जो करना होगा 2 को 3 से, 8 को 2 से एंड 5 को 4 से। तो ये हमने ऐड करके सारे के सारे लिख दिए। एकदम सिंपल सा सवाल है। +12 -1 हमारा 11 आ जाएगा, 7 4 हमारा 11 होता है, -6 +6 हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 8 8 16 हो जाएगा, 5 + 0 5 होता है, 16 + 5 21 हो गया। नेक्स्ट 2 + 3 हमारा 5 हो गया, 8 + 2 हमारा 10 हो गया, 5 + 4 हमारा 9 होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। चूंकि इसमें प्लस करना है, केवल नंबर्स को हमको क्या करना है, संगत नंबर्स को क्या कर देना है, आपस में ऐड ही तो करना है, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल अवयव दिया और ये हमारा दूसरा, और इसको भी क्या करना है, हमको प्लस करना है। तो हम करेंगे क्या क्या, कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर ऐड कर देंगे और यहाँ पर साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो ये पहली लाइन आ गई और ये दूसरा अवयव आ गया। नेक्स्ट हम फिर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में ऐड कर देंगे, देन कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा एक और बनकर तैयार हो गया। अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये हमारी एक सर्वसंख्या या आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास एंगल सेम है, अर्थात थीटा हो या एक्स हो, बात एक ही होती है। तो यहाँ बनना है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो इन दोनों की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन गया है, तो ये भी हमारा 1 का फॉर्मूला है, तो ये भी हमारा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, चूंकि अभी बता चुके हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी जगह पर क्या रख लेंगे, हम 1 रख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिर वही आ गया, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अर्थात इस फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ गया 1 1 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, अर्थात जितने भी हमारे क्वेश्चन दिए हैं सब में हमको क्या करना है, फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जो कि ए बी माइनस बी और ए, और फिर हमारा ए माइनस बी बी और ए, ये हमारे पास अवयव दे रखे हैं, इनका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम पहले अवयव का क्रम लिखते हैं, 2 into 2 है, फिर दूसरे वाला का लिख लेते हैं, वो भी 2 into 2 है। चूंकि बीच वाले सेम मिले, दैट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ये जो आंसर आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 का ही होगा। तो हमारा वही सिंपल सा फंडा कि फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो ए को हम ए से कर देंगे और बी को बी से कर देंगे। नेक्स्ट हम सेकेंड कॉलम पर जाएंगे, तो ए को माइनस बी से और बी को प्लस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ये आ गया। नेक्स्ट हम, अब सारी कॉलम खत्म हो गई, अब सेकेंड रो को उठाएंगे, पहले कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी इंटू ए और ए इंटू बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, हमारे पास माइनस बी इंटू माइनस बी एंड ए इंटू ए आ जाएगा। तो
तो अब अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो a इंटू ए हमारा ए स्क्वायर, b इंटू बी हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस ए बी आ जाएगी और ये प्लस ए बी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास माइनस ए बी आएगा और ये प्लस का ए बी आ जाएगा। ये माइनस माइनस हमारा प्लस का बी स्क्वायर हो गया और जे ए का हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, जीरो आ गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ भी ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे और बचा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों ही जगह पर जो भी हमारा आंसर आया, दोनों जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसे हम तत्समक अवयव और अदिश अवयव भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें विकर्ण के अवयव हमारे अवेलेबल हैं और जो कि नॉन इक्वल टू जीरो है, एंड अदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या हमारे जीरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास एक अवयव है जिसमें एक कॉलम है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, एंड दूसरा दे रखा है जिसमें केवल एक रो है जिसके एलिमेंट है 2 3 4। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम इसका क्रम लिख लेते हैं जो कि है 3 इंटू 1। अब दूसरे वाले का लिख लेते हैं जो कि है 1 इंटू 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो बीच का एलिमेंट था वो 1 और 1 दोनों में सेम है, दैट मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और जो रिजल्ट आएगा हमारा, उसमें जो एलिमेंट होंगे वो 3 क्रॉस 3, अर्थात वो जो नया अवयव आएगा उसमें 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, अर्थात कुल मिला के 9 एलिमेंट होंगे। तो चलिए अपने मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को हम पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 हमारा ये आ गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 3 आ गया। फिर फर्स्ट रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 4 आ गया। अब ऐसे ही 2 और 3 से भी हम मल्टीप्लाई कर करके सारे एलिमेंट हम लिख लेंगे। और उसके बाद जब हम देखेंगे 1 इंटू 2 हमारा 2 होता है, 1 इंटू 3 3 होता है, 1 इंटू 4 हमारा 4 होता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, एंड 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, एंड 3 4 जा 12। यही हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, जो हमारा 3 क्रॉस 3 का है, अर्थात 3 रो और इसमें 3 कॉलम होंगे। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हमारे पास एक अवयव दिया है जो कि 2 क्रॉस 2 का है और दूसरा जो हमारा दे रखा है वो है हमारा 2 क्रॉस 3 का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो बीच वाला एलिमेंट है यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। बीच वाला सेम होने के कारण अर्थात जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, बट जो रिजल्ट आएगा हमारा उसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, अर्थात वो 2 क्रॉस 3 का होगा। तो चलिए अपना सिंपल सा रूल है कि फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम से कर लेते हैं। तो 1 इंटू 1 हमारा आ गया, फिर -2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये पहला एलिमेंट हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, दैट मीन्स 1 को 2 से करेंगे, -2 को 3 से कर देंगे, ये आ गया हमारे पास। फिर हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, दैट मीन्स 1 इंटू 3 और -2 इंटू 1, ये हमारा आ गया। इसी प्रकार से अब सेकंड रो से करेंगे, पहली रो कॉलम को, दूसरी कॉलम को और तीसरी कॉलम को। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर करके लिख लिए सारे। 1 इंटू 1 हमारा 1 आ जाएगा, 2 2 जा हमारा माइनस का 4 आ गया, 2 इंटू 1 हमारा 2 आ गया, -2 इंटू 3 हमारा माइनस का 6 आ गया। वैसे ही हमारा 1 इंटू 3 3 आ गया, एंड -2 इंटू 1 हमारा -2 आ गया। बाकी भी हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो 1 4 हमारे पास माइनस का 3, 2 6 हमारा माइनस का 4 आ गया, 3 2 हमारा प्लस का 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 6 + 2 8 हो गया, 4 + 9 13 हो गया, 6 + 3 हमारा 9 हो गया। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी सवाल है सिंपली वही आपको सबसे पहले उनका क्रम लिखना है। अगर बीच वाले दोनों एलिमेंट सेम होते हैं तो दैट मीन्स उसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और जो रिजल्ट आता है वो एक्सट्रीम जो हमारे पास क्रम के एलिमेंट होते हैं वही हमारा इसका आंसर हो जाता है। एंड देन अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो आपको कुछ भी समझने की या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप पहली रो उठाइए और जितने भी कॉलम है सबसे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके एक एक करके उनके सारे एलिमेंट लिख दीजिए। जब सारी कॉलम खत्म हो जाती तो सेकंड रो को उठा के अब फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उनको सेकंड रो में पुट कर दीजिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, हमारे पास अवयव दे रखा है जो कि हमारे पास 3 क्रॉस 3 का है, और जो दूसरा अवयव दे रखा है वो भी हमारा 3 क्रॉस 3 का है। तो यहाँ बीच के एलिमेंट दोनों सेम हो रहे हैं, दैट मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और जो हमारा आंसर आएगा वो भी हमारा 3 क्रॉस 3 का ही हो जाएगा। तो अपना वही फिर से रूल अपनाते हैं कि फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 1 3 इंटू 0 एंड 4 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 1 3 इंटू 0 एंड 4 इंटू 3। सेकेंड हमारा फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से कर देंगे, दैट मीन्स 2 इंटू -3 हो गया, 3 इंटू 2 हो गया, एंड 4 इंटू हमारा 0 हो गया।
नेक्स्ट हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, दैट मीन्स 2 इंटू 5 हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएंगे एंड 4 इंटू 5 हो जाएगा, जो कि ये आ गए। अब सारे कॉलम्स खत्म हो गए। अब सेकेंड रो को उठाएंगे और इसके जो मल्टीप्लीकेशन आएंगे उनको सेकेंड रो में लिखेंगे। तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, 4 इंटू 0, 5 इंटू 3, ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए। देन हमारी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हम लिखेंगे, तो 3 इंटू -3, 4 इंटू 2 एंड 5 इंटू 0, जो कि ये एलिमेंट आ गए। अब लास्ट बचा हमारे पास सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से कर लेंगे, 3 इंटू 5, 4 इंटू 4 एंड 5 इंटू 5, तो ये आ गया। आपको बस इतना ही याद रखना है कि रो के जो एलिमेंट्स है वो कॉलम के एलिमेंट से संगत अर्थात जो समान है। अर्थात अगर पहला एलिमेंट है तो पहले से करो, दूसरा है तो दूसरे से, और तीसरा है तो तीसरे से करना है। इसी तरीके से हम थर्ड रो के भी करके यहाँ पर पुटअप कर लेंगे। अब यहाँ देखते हैं 2 इंटू 1 हमारा 2 हो गया, 0 इंटू 3 हमारे पास 0 आ जाएगा, 4 इंटू 3 हमारा 12 आ गया। नेक्स्ट 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 हमारा 6 आ गया, 4 इंटू 0 हमारा 0 आ गया। नेक्स्ट 2 इंटू 5 हमारा 10 होता है, 3 इंटू 4 हमारा 12 होता है, 4 इंटू 5 हमारा 20 होता है। तो ऐसे ही बाकी के भी आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब फाइनली देखते हैं 12 इन प्लस 2 हमारा 14 हो गया, -6 प्लस 6 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा हमारे पास। 10 और 20 हमारा 30 हो गया, 30 और प्लस 12 हमारा 42 आ गया। नेक्स्ट 15 प्लस 3 हमारा 18 हो गया, -9 प्लस का 8 माइनस का 1 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं 25 प्लस 15 हमारा 40 हो गया, 40 में 16 ऐड कर देंगे 56 हो जाएगा। एंड 18 प्लस 4 हमारा 22 हो गया, -12 प्लस का 10 हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। 20 20 40 और प्लस 30 हमारा 70 हो गया। यही हमारा फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि अवयव दिया है जो कि है क्रम 3 इंटू 2 का, और जो दूसरा दिया है वो दिया है 2 इंटू 3 का। तो यहाँ पर अगर हम देखें इनके बीच वाले एलिमेंट्स वो दोनों के दोनों समान आ रहे हैं, दैट मीन्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और जो आंसर आएगा वो 3 क्रॉस 3 का आएगा। तो वही हमारा पुराना रूल, फर्स्ट रो उठाया, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से सेकंड रो और थर्ड रो को भी हम इनके फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर करके 1 बाय 1 यहाँ पर लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर इनका मल्टीप्लाई कर करके जितना भी हमारा ऐड करने पर आंसर आ रहा है वो सब हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। तो फाइनली हमारा 1 2 3 1 4 5 -2 2 इंटू 0 आ गया, जो कि 3 क्रॉस 3 का एक अवयव प्राप्त हो रहा है। ये सिंपली बार बार वही चीजें हैं, तो इनको आप अपने हाथ से लगा सकते हैं। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास कि एक अवयव दे रखा है जो कि 2 क्रॉस 3 का, और दूसरा जो है वो 3 क्रॉस 2 का है। तो यहाँ पर देखते हैं बीच के एलिमेंट हमारे सेम आ रहे हैं 3 क्रॉस 3, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा 2 क्रॉस 2 का, अर्थात 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो फर्स्ट रो पकड़ी, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 -1 इंटू 1 और 3 इंटू 3, ये हमने लिख दिए। देन हमारे पास 3 इंटू -3 -1 इंटू 0 एंड 3 इंटू 1, जो कि हमारे ये एलिमेंट हो गए। अब हमारे पास कॉलम खत्म हो गए, सेकेंड रो को पकड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 2 0 इंटू 1 और 2 इंटू 3, ये लिख दिया। नेक्स्ट हमारा सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, -1 इंटू -3 0 इंटू 0 एंड 2 इंटू 1। तो ये एलिमेंट हमने पुटअप कर दिए, 3 इंटू 2 6 हो गया, -1 इंटू 1 -1 हो गया हमारे पास, 3 इंटू 3 9 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट्स देखते हैं, 3 इंटू 3 हमारे पास माइनस का 9 आ गया, -1 को 0 से किया 0 आ गया, 3 इंटू 1 हमारा 3 आ गया। -1 इंटू 2 -2, ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 आ गया, ये आ जाएगा प्लस का 3, ये हो गया 0 और ये आ गया हमारा 2। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का 6 -1 हमारा प्लस का 5 और प्लस 9 14 आ गया, -9 प्लस 3 हमारा माइनस का 6 आ गया, माइनस का 2 और प्लस का 6 प्लस का 4 आ जाएगा और 3 2 हमारा 5 आ गया, जो कि ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि a बराबर एक अवयव दिया है, b हमारा दूसरा अवयव दिया है एंड c हमारा तीसरा अवयव दिया है, तो कह रहे हैं सबसे पहले आप a प्लस b को ज्ञात करो। तो a और b को आपको क्या कर देना है, सिंपली ऐड कर देना है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, सेकंड वाले को सेकंड से एंड थर्ड वाले को थर्ड से। एंड देन कह रहे हैं b माइनस सी का मान ज्ञात करो, तो b वाले से c वाले को हम माइनस कर देंगे। साथ ही सत्यापित करना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, अर्थात यहाँ पर हमको करना क्या होगा, LHS इक्वल टू RHS हमको दिखाना होगा। अर्थात सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, b माइनस सी निकालने के बाद हम पहले उसमें a जोड़ेंगे, देन सेकेंड
स्टेप्स के लिए हमको करना क्या होगा, a प्लस बी को ऐड करके देन उसमें से हमको c को माइनस करना होगा। तो चलिए सबसे पहले a प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं। ये लिख लिया हमने a के एलिमेंट, ये लिख लिया हमने b के एलिमेंट। तो 1 प्लस 3 हमारा 4 हो गया, 2 माइनस 1 हमारा 1 आ गया, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 आ गया। तो ऐसे ही सारे के सारे एलिमेंट हमने प्लस करके लिख लिए। नेक्स्ट है हमारा b में से c को घटाना है। तो 3 में से 4 माइनस करेंगे, हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 1 में से माइनस 1 करेंगे, माइनस 2 आ जाएगा। 2 माइनस 2 हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हमारे सिंपली बाकी के आप माइनस करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा a प्लस बी आ गया और ये हमारा b माइनस सी आ गया। तो अब हमको b माइनस सी प्राप्त हो गया था, तो ये हमने रख ली b माइनस सी की वैल्यू, और a हमारे पास गिवन था, हमने ये रख ली a की वैल्यू। तो अब क्या कर देना है, सिंपली b माइनस सी में a को ऐड कर देना है। तो 1 माइनस 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 माइनस 2 हमारा 0 आ जाएगा। माइनस का 3 और प्लस का 0 हमारा माइनस का 3 आ गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले में अप्लाई करेंगे। 4 प्लस 5 हमारा 9 होता है, 0 माइनस 1 हमारा माइनस 1 होता है, और 2 प्लस 3 हमारे पास 5 होता है। नेक्स्ट रो है हमारे पास 1 इंटू 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 हमारा प्लस का 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 0 हमारा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया a प्लस बी माइनस सी, जिसमें पहले हमने b माइनस सी फाइंड किया, देन उसमें a ऐड कर रहे हैं। अब आते हैं हम राइट साइड पर, जिसमें a प्लस बी पहले करना था और देन उसके बाद c को माइनस करना था। तो ये एलिमेंट हो गए हमारे a प्लस बी के, और ये हो गए हमारे c के एलिमेंट। अब क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो यहाँ पर हम 4 में से 4 को माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। 1 में से 1 को माइनस करेंगे, 0 आ गया। माइनस 1 माइनस 2 हमारा माइनस 3 आ जाएगा। 9 माइनस 0 हमारा 9 आ गया। 2 माइनस 3 हमारा माइनस 1 आ गया। 7 माइनस 2 हमारा 5 आ गया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट हो जाएगा कि 3 माइनस 1 हमारा 2 आ गया। माइनस का 1 माइनस का 2 था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस का 2, प्लस का 1 आ गया। 4 माइनस 3 हमारा 1 आ गया। तो एक ये हमारा दूसरा अवयव निकल आया, जो की वैल्यू है a प्लस बी और माइनस सी की। अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारा वही रिजल्ट है जो कि हमारा a प्लस बी माइनस सी में आया था। अतः हम कह सकते हैं कि a प्लस बी माइनस सी की जो वैल्यू है वो a प्लस बी पहले ब्रैकेट में और फिर उसके बाद जो माइनस सी लिखा है उसकी वैल्यू के बराबर है। ये हमारा सहचर नियम सत्यापित हो गया। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि हमारे पास एक अवयव ए दे रखा है, जिसके जो एलिमेंट है वो है 2/3 1 5/3, ये सारे के सारे दे रखे हैं। एंड बी के जो एलिमेंट है वो 2/5 3/5 1, ये सारे के सारे एलिमेंट दे रखे हैं, और कह रहे हैं कि 3a माइनस 5b का परिकलन कीजिए, अर्थात 3a और माइनस 5b को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 3a को निकालेंगे, अर्थात 3 से इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर 5b निकाल लेंगे, अर्थात इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सबसे पहले हम a को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये लिखा 3 और ये हमने a को लिखा। जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 3 कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, इससे मल्टीप्लाई किया 3 कैंसिल, ये ऊपर का 5 आ जाएगा। अर्थात जिनके डिनोमिनेटर में 3 है उनके जो न्यूमरेटर में वैल्यू दी है वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबका ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जिसमें नहीं दिया उसमें मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 2, इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 आ गया, ये 5 आ जाएगा। 1 2 4 एज इट इज आ जाएगा। 7 वैसे ही आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा, और ये 2 का हमारा 2 आ जाएगा। अब बात करें हम b की, तो b को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें भी सारे के सारे एलिमेंट्स में डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 दे रखा था, खाली एक में नहीं दिया है। तो क्या करते हैं, इन सब का तो ये 5 कैंसिल होके सेम डिजिट्स आ जाएंगे, बस इसमें 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 5 से, और ये हमारा 5 भी निकल आया। तो हमारे पास 3a भी आ गया और 5 भी आ गया। यहाँ पर हम ध्यान से अगर देखें तो 3a के एलिमेंट और 5b के एलिमेंट जो हैं वो दोनों के दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो अब अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3a में से 5b, तो जब एलिमेंट सेम है तो हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 0 0 आएंगे। तो ये हमने 3a माइनस 5b लिख लिया। चूंकि दोनों के दोनों हमारे अवयव समान थे, तो जैसे ही एलिमेंट्स को हम माइनस करेंगे तो हर बार हमको क्या मिलेगा, 0 0 0 ही मिलेगा। अर्थात जो हमारा आंसर आएगा वो ये अवयव आ गया। अब देखते हैं ये है कौन सा अवयव। अगर किसी अवयव के समस्त एलिमेंट शून्य होते हैं तो उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। अर्थात ये जो आंसर आया वो एक शून्य अवयव है।
नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है हमारे पास कि cos थीटा बाहर है हमारे पास और एक अवयव दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में, एंड सेकेंड हमारे पास प्लस करके दिया है साइन थीटा बाहर है और अंदर भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और इसको क्या करना है, सरल करना है। तो सरल करने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा, इस cos थीटा से इस अवयव को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइन थीटा से इस अवयव को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो cos थीटा को cos थीटा से किया cos स्क्वायर थीटा आ गया, फिर sin थीटा से किया तो cos थीटा sin थीटा आ गया। नेक्स्ट sin थीटा से करेंगे तो माइनस sin थीटा cos थीटा आ जाएगा, इस cos थीटा से किया तो ये cos स्क्वायर थीटा आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम sin को sin से किया sin स्क्वायर आ गया, माइनस से करेंगे तो माइनस का sin cos आ जाएगा, sin को cos से किया तो sin cos आ गया, sin को sin से किया तो sin स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये अब हमारे पास दो अवयव हो गए जिनको हमको ऐड करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले से अर्थात cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में जोड़ देंगे, सेकेंड वाले को सेकेंड में, तो ये हमारा cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये दोनों हमारे ऐड करके लिख लिए गए और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमारे पास जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वो 1 होती, जो कि हमारी एक सर्व समीका है। नेक्स्ट हमारे पास ये प्लस का था, ये माइनस का था, दोनों सेम थे, कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर भी ये माइनस का ये प्लस का, दोनों सेम होने के कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा फिर से वही सर्वसमीका बन नहीं, तो इसकी भी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। तो ये हमारे सर्वसमीका वाले 1 आ गए, बाकी कैंसिल होके हमारे 0 0 आ गए। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर बात करें हम इस अवयव की, तो ये हमारा इकाई अवयव है और 2 क्रॉस 2 का है, तो इसे हम I2 से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है हमारे पास कि एक अवयव हमारा दूसरे अवयव के बराबर दे रखा है, जिसमें x y z समथिंग बहुत सारे वेरिएबल हैं जो कि दिए हैं कि a b c x y z, इन सब के हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो अगर दो अवयव हमारे पास इक्वल में दे रखे हैं तो इनके जो संगत एलिमेंट होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, अर्थात कि x प्लस 3 बराबर हमारा 0 होगा। अगर x प्लस 3 बराबर में 0 है तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारा x बराबर -3 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब वही बात करें, अगर जो हमारा 2y-7 है वो हमारा किसके बराबर होगा, 3y-2 के बराबर होगा। तो ये y इधर जाएगा तो 3y-2y हमारे पास y बचा, ये माइनस का 2 इधर जाएगा प्लस का 2, तो -7 + 2 हमारा माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये हमारी y की वैल्यू मिल गई। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा z की वैल्यू। तो z + 4 बराबर में हमारा 6 हो जाएगा, तो z + 4 बराबर में 6 है, तो 4 इस साइड में आ जाएगा, 6 - 4 हमारा z की वैल्यू 2 आ गई। अब बात करते हैं a की, तो a-1 ये रहा, a-1 बराबर में कितना होगा हमारा, -3, तो a-1 बराबर -3 रखा, माइनस का 1 इस साइड में आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई हमारी -2। नेक्स्ट ऐसे अब हमको b की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू ये रही, b-3 बराबर में हो जाएगा 2b + 4, तो ये हमने इक्वेशन में रख दिया। अब ये b इस साइड में जाएगी तो 2b - b हमारा b आ गया, और ये प्लस का 4 इस साइड में आएगा, माइनस का 4, तो -4 - 3 हमारा माइनस का 7 आ गया। तो b की वैल्यू हमारी -7 आ गई। नेक्स्ट जो हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है c। तो अब हमको देखना है कि c कहाँ पर है, तो ये रहा 2c + 2, वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 0 के बराबर। तो जैसे ही हमने 0 के बराबर रखा, 2 इस साइड में आएगा, हो जाएगा -2, तो ये जो मल्टीपल में था डिवाइड जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, हमारा -1 आ जाएगा। तो ये थी हमारी x y z a b c की वैल्यू जो हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं x का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर में दिया है हमारे पास 3 2 1 4 का व्यू है, एंड दूसरा हमारे पास इक्वेशन दे रखी है कि 2x + y जो है हमारा बराबर है वो 1 0 - 3 2 के बराबर है, अर्थात दो अवयव हमारे पास दे रखे हैं। हमारे पास y का अवयव दे रखा है और हमको x की फाइंड करनी है, तो सिंपल सी चीज है, इस y के अवयव की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं तो हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम करते क्या है, समीकरण 2 में y का मान यहाँ से उठाकर हम रख देंगे, तो ये हो गया हमारा 2x, और ये प्लस y की जगह पर 3 2 1 4 हम रख देंगे, और बराबर में हमारे पास कितना था, 1 0 - 3 2। तो अब हमको सिंपली इसको सॉल्व करना है, तो ये वाला इस साइड अवयव आएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, तो 1 - 3 हमारा -2 हो गया, 0 - 2 हमारा -2 आ गया, -3 - 1 हमारा -4 हो जाएगा, और 2 - 4 हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट आ गए हमारे 2x के। तो अब हमको करना क्या पड़ेगा, ये जो 2 है इसको इस साइड भेज देंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, अर्थात अब सारे के सारे इस अवयव के अवयव को हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, -1 आया, -2 को किया तो -1 आया,
-4 को करेंगे तो -2 आ जाएगा, और -2 को 2 से करेंगे तो 2 से काटेंगे हमारा 1 आ जाएगा, जो कि किसका होगा, माइनस का। तो यही जो अवयव आया है यही हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। 9th क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहे हैं x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि हमारे पास कंडीशन दे रखी है ये। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि उसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो, जबकि हमारे पास दे रखा है कि एक अवयव किसी दूसरे अवयव के 2 गुने के बराबर है। तो सिंपल सी चीज है, इसमें भी वेरिएबल है इसमें भी वेरिएबल, इन दोनों वेरिएबल को एक साथ मिला लेते हैं, अर्थात इस अवयव को सॉल्व करके आपस में ऐड करते हैं, देन इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे। यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हम कंपेयरिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है 2 मल्टीप्लाइड बाई एक अवयव दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 3 और 0 एंड x। एंड सेकेंड अवयव हमारे पास दे रखा है जिसको इसमें हमको ऐड करना है, इक्वल में हमारे पास 5 6 1 8 का एक अवयव दे रखा है। तो सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू हमारे पास 1 करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 इंटू 3 करेंगे 6 हो जाएगा, 2 इंटू 0 हमारा 0, 2 से x करेंगे 2x आ गया। दैट मीन्स बाकी सब ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करना है। 2 में y ऐड किया, 2 प्लस वाई आ गया, 6 प्लस 0 ऐड किया, 6 प्लस 0 हो गया, एंड 0 प्लस 1 हो गया हमारे पास 2x प्लस 2 लिख दिया, और बराबर में हमारा वैसे ही रहा। अब हमारे पास दो अवयव बचे, एक इस साइड में और एक उस साइड में है। तो अगर हमारे पास दोनों अवयव बराबर लिखे, दैट मीन्स इनके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी हमारे बराबर होंगे, अर्थात 2 प्लस वाई बराबर में हमारा 5 आ जाएगा। तो ये आ गया 5 बराबर में, तो 2 इस साइड में आएगा, 5 माइनस 2 हमारा 3 हो गया, तो y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ये हमारा पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट हमको x की वैल्यू याद करनी है, तो 2x प्लस 2 हमारे पास 8 के बराबर हो जाएगा, तो 2x प्लस 2 को 8 के बराबर रख दिया, तो ये 2 इस साइड में जाएगा, 8 माइनस 2 हमारा 6 हो जाता है, 2x बराबर में 6 आ गया, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू 3 और y की भी वैल्यू हमारी 3 आ गई। ये पहला क्वेश्चन हो गया। बात करें हम सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें पहला अवयव दे रखा है, दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1.5 को 2 से किया 3 आ गया, 2 इंटू 1 हमारा 2 आ गया, 2 को z से करेंगे 2z हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे हमारा 2 आ जाएगा। अब दो अवयव आ गए जो कि इक्वल लिखे, दैट मीन्स एलिमेंट हमारे बराबर होंगे। तो x की वैल्यू जो होगी वो हमारी 2 आ जाएगी, जो कि हमारा पहला आंसर हो गया। y की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब बात करेंगे z की, तो 2z बराबर में हमारा 4 होगा, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो z की वैल्यू हमारी 2 आ गई। यही हमारे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू हमारे आंसर हो गए। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है हमारे पास कि दिए गए समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। हल करने का मतलब होता है कि उसमें से x y z और t की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो समीकरण दी है वो क्या दी है। तो पहले अवयव को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को 3 से, और थर्ड में जो हमारा इक्वल में दिया है उसमें भी 3 मल्टीप्लाई में दिया है। तो अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको 2 से, इसको 3 से, और इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे हमारा रिजल्ट क्या बनना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया 2x 2z 2y 2t, और इसको 3 से करते हैं तो 3 माइनस 3 0 एंड 6 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया 9 15 12 एंड 18 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसमें सारे वेरिएबल हैं और ये हमारे कांस्टेंट वाला है, ये भी कांस्टेंट। तो चाहे तो हम इसको इधर ला के भी हम इससे कांस्टेंट माइनस करके देन वेरिएबल से कंपेयरिंग कर ले, या इसी साइड है तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 3 हो जाएगा, 2z माइनस 3 हो जाएगा, ये 2y आ जाएगा, और ये 2t प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर चाहे तो हम यहाँ पर अब कंपेयरिंग कर सकते हैं, अर्थात 2x प्लस 3 बराबर में हमारा 9 हो जाएगा, 2z माइनस 3 बराबर 15 हो जाएगा, एंड 2i प्लस 0 बराबर में 12, और 2t प्लस 6 बराबर में हमारा 18 हो जाएगा। तो ये पहला हमने देख लिया, 2x प्लस 3 बराबर 9 था। हमने इसको सॉल्व करने के लिए 3 इधर आएगा, तो 9 माइनस 3 हमारा 6 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे 6 को, तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। ऐसे ही हम 2y को 12 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब बात करें z की, तो 2z माइनस 3 बराबर में हमारे पास 15 था, तो 15 का ये जो 3 है साथ में, ये इस साइड में हो जाएगा 18, 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा 9 आ जाएगा। अब बचा हमारे पास t, हमारे 2t प्लस 6 को 18 के बराबर रख देंगे, 6 इधर जाएगा तो हमारा 12 बचेगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6, z की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6। तो यही इनके हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन दे रखा है कि x तथा y के मान ज्ञात कीजिए यदि
तो हमारे पास फिर से एक इक्वेशन दे रखी है, x दिया है बार, इसमें y दिया और इक्वल में दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 3x हो जाएगा, y से करेंगे तो माइनस वाई प्लस का y आ जाएगा। ये तो हमारा एज इट इज वैसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ पर 2x माइनस वाई हो जाएगा, 3x प्लस वाई बराबर में 10,5। अब कंपेयरिंग कर लेंगे, 2x माइनस वाई बराबर में हमारा 10 आ जाएगा, 3x प्लस वाई बराबर में हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, 1 और 2। तो यहाँ से हमको क्या करना होगा, इन इक्वेशन का यूज करके हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन दिए हैं कि y की वैल्यू एक में माइनस है और एक में प्लस है। तो सिंपली अगर हम इसको ऐड कर दें तो y हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर y से y कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3x हमारा 5x हो गया एंड 10 प्लस 5 हमारा 15 हो गया। 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो हमारी 3 आ गई। तो x की वैल्यू हमको 3 मिल गई। अब किसी भी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, इसी में रख देते हैं। तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 3 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर में 10 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये हमारा 6 है, 10 इस साइड में आ जाएगा, 6 माइनस 10 हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस का 4 आ गया। तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई और y की वैल्यू हमारी -4 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि x, y, z तथा w के मानों को ज्ञात करो। ये फिर से हमारे पास एक समीकरण दे रखी है, जिसको सॉल्व करके हमको x, y, z और w के मान ज्ञात करने। तो सिंपली वही हमारा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ तो केवल ऐड कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3x 3y 3z एंड 3w हो जाएगा हमारे पास। जो इक्वल में दिया था इनको आपस में ऐड कर देते हैं, x प्लस 4 हो जाएगा, 6 प्लस x प्लस 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 2w प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हमारे दूसरे तरफ आ गया। अब एक अवयव ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब जब दो अवयव हमारे पास बराबर हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे, अर्थात 3x बराबर में जो होगा वो होगा x प्लस 4। तो हमने रख दिया। अब x इधर आएगा तो 3x माइनस x हमारा 2x बराबर में 4 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी 2 मिल गई। अब हम चलते देखते हैं y, z और w की कंपेयरिंग करते हैं। तो x की वैल्यू मिलने के बाद हमारा पहली प्रायोरिटी y को निकालना होगा। ये रहा y और इधर हमारे पास ये एलिमेंट हो गया। तो ये 3y हमारा 6 प्लस x प्लस y के बराबर हो जाएगा। तो 3y बराबर में हमने 6 प्लस x प्लस y रख दिया। y को इधर ले आएंगे, 3y माइनस y हमारे पास 2y हो जाएगा। जो बराबर में बचेगा वो हो जाएगा 6 प्लस x, चूंकि x की वैल्यू हम 2 फाइंड कर चुके हैं। तो 6 प्लस 2 हमारा 8 आ गया। अब इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, y की हमारी 4 हो गई। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई एंड y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हमारे पास बचा z और w। तो पहले हमारा w निकाल लेते हैं। तो ये 3w हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2w प्लस 3 के। तो ये हमारे पास 3w बराबर 2w प्लस 3। तो इधर ले आएंगे w को, 3w माइनस 2w हमारे पास बचा w बराबर में हमारा 3 था। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब बचा हमारा z वाला। z वाले को देखते हैं, हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w के बराबर हो गया। अब इस वाले में हमारा w फंस रहा था, इसीलिए हमने सबसे पहले w की वैल्यू को फाइंड किया था। तो यहाँ पर 3 रख देंगे। तो ये z इधर गया, 3z माइनस z हमारा 2z हो गया, -1 और प्लस का ये हो जाएगा 3। तो ये आ गया हमारा 2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, हमारा 1 आ गया। तो ये हो गए हमारे आंसर। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई और z की वैल्यू 1 आ गई और हमारी w की वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है कि हमारे पास यदि fx बराबर में दिया है cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1, तो सिद्ध करना है कि हमको fx fy बराबर में fx प्लस y। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि fx fy और fx प्लस y क्या होगा। तो जैसे यहाँ पर f था, f के अंदर हमारा x दिया, दैट मीन्स जो f है वो फंक्शन है हमारा x का, अर्थात यहाँ जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब x वाले होंगे। अब अगर हम उसी की जगह पर fy कर दे तो जहां जहां पर x है वहां पर हमको y रखना पड़ जाएगा और सिंपली कुछ नहीं करना है। तो जहां जहां पर x था हमने y रख दिया। तो cos x का हो जाएगा cos y, sin x का हो जाएगा sin y और 0 का आ जाएगा हमारा 0। sin x का फिर हमारा sin y, cos x का हमारा cos y हो जाएगा, 0 एज इट इज आ जाएगा। तीनों कांस्टेंट है, ऐसे लिख देंगे क्योंकि x को y से रिप्लेस करना है और किसी को नहीं। अब अगर बात करें x प्लस वाई की, तो जहां पर x है वहां x प्लस वाई हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा cos x प्लस वाई माइनस का sin x प्लस वाई, ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा हमारा sin x प्लस वाई, ये हो जाएगा cos x प्लस वाई। तो ये हमारा सिंपली जहां जहां x है वहां पर x प्लस वाई पुटअप करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं।
तो अब जो सवाल में दिया है, कह रहे हैं एफ एक्स और एफ वाई को मल्टीप्लाई करो तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा एक्स प्लस वाई के बराबर आएगा, अर्थात जो एफ होगा वो एक्स प्लस वाई का फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये एफ एक्स हो गया और ये एफ वाई हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने लिख लिया एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो ये हो गई हमारी एफ एक्स की वैल्यू, ये हो गई हमारी एफ वाई की वैल्यू। केवल फर्क कितना है, इसमें एक्स है और इसमें वाई है, बाकी एलिमेंट हमारे सेम है। तो ये हमारे पास हो गया 3 इंटू थ्री का। इसकी बात करें तो ये भी हमारा 3 इंटू थ्री का है, तो बीच के एलिमेंट सेम हो रहे हैं, दैट मीन्स इनका मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज थी हमारी वो 3 थी, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी आएगा हमारा 3 क्रॉस 3 का। तो चलिए सिंपल सा मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो हमारे पास cos x cos y हो जाएगा, ये आ गया। माइनस साइन x को साइन y से करेंगे, ये आ गया। फिर जीरो से करेंगे तो जीरो आ गया। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो cos x माइनस का साइन y साथ में हो जाएगा, तो माइनस cos x साइन y आ गया। माइनस साइन x का cos y आ जाएगा और फिर जीरो से करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। लास्ट में हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, और जीरो को वन से किया तो लास्ट वाला हमारा एलिमेंट जीरो आ गया। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट आ गए, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, ये एलिमेंट आ गए, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये एलिमेंट आ गया। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे, अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो को फर्स्ट कॉलम से कराएंगे, ये वाले मतलब अर्थात थर्ड रो को हम फर्स्ट कॉलम से कराएंगे तो जीरो इंटू ये हमारा जीरो हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा, वन से जीरो करेंगे वो भी जीरो आ गया। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे एलिमेंट आ गए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो ये हमारा cos a cos b माइनस साइन a साइन b का फॉर्मूला बनना है, जो कि cos a प्लस b का होता था, अर्थात ये हो गया cos x प्लस y। अगर यहाँ हम बात करें इसकी, तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन x cos y, ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा cos x sin y, ये भी प्लस का, अर्थात साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बनना है, जो कि होता है साइन ए प्लस बी का, अर्थात माइनस कॉमन लेकर ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया। और लास्ट में तो जीरो था ही हमारा, वैसे लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हमारे पास, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बनना है, दैट मीन्स ये साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर हम ध्यान से देखें, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये हो गया हमारे पास, दैट मीन्स ये हमारा cos a cos b माइनस साइन a साइन b का फॉर्मूला बनना है, जो कि होता था cos a प्लस b, अर्थात ये cos x प्लस y हो जाएगा। लास्ट में जीरो था, बाकी ये जीरो वाले वैसे लिख दे, वन वाला हमने वैसे लिख दिया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो fx में दिया था वो हमारा cos x था। अब देखो x की जगह पर हमारा x प्लस y आ गया, फिर sin x था, उसकी जगह पर हमारा फिर से x प्लस y आ गया, जीरो था तो जीरो आ गया। तो पहली रो हमारी मैच हो गई। सेकंड देखते हैं, उसमें भी sin x प्लस y x की जगह पर आ गया, x की जगह फिर से x प्लस वाई आ गया, जीरो एज इट इज हो गया, और बाकी के एलिमेंट तो हमारे कांस्टेंट है, वो भी हमारे सेम है। तो ये जो आंसर आ रहा है हमारा एफ एक्स के जैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ अब हमारा क्या हो गया, x की जगह पर क्या लिखा है हमारे पास, x प्लस वाई। तो अगर हम बात करें तो ये जो मल्टीप्लाई होके आया वो वैल्यू है हमारी एफ एक्स प्लस वाई की। तो हमारा यही हमको प्रूफ करके दिखाना था कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर में एक्स प्लस वाई का फंक्शन हमारा एफ हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, चूंकि हमने प्रूफ कर दिया। 14th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिखाइए कि इन दो अवयवों का मल्टीप्लिकेशन इन दो अवयवों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं होगा। सेम प्रोसेस में भी करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि क्या इनके आंसर बराबर आते हैं। तो यहाँ पर जैसा कंडीशन में दिए कि दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो सिंपली आपको इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों की कंपेयरिंग करो कि वो बराबर है या नहीं है। तो सबसे हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं, ये हमने ले लिया उसका बायां पक्ष। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपली वही बार बार मल्टीप्लाई करने वाला रूल है, अर्थात फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर करके ये लिख दे। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, ये आ गया। फर्स्ट रो को हम सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम से किया, ये हमारे एलिमेंट आ गए। देन इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो आंसर आया वो आया 7 1 और 33 एंड 34। अब ऐसे ही दाएं पक्ष में करेंगे, पहला अवयव दूसरा अवयव, इसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके लिख लिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट केस से किया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया, तो ये आ गया एलिमेंट। यहाँ पर देखते हैं जो रिजल्ट आ रहा है वो हो रहा है 16 5 39 एंड 25। तो अगर हम कंपेयरिंग करें इस वाले से, दोनों के एलिमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है, अर्थात सेम
है ही नहीं, अर्थात हमारे पास जो दिया था वो बिल्कुल सत्य था, अर्थात दायां पक्ष कभी भी बाएं पक्ष के बराबर इसमें नहीं हो सकता है। और रही बात इनको मल्टीप्लाई करने की, तो अब इतनी बार मल्टीप्लाई किया जा चुका है कि आप अपने हाथ से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें। और एक चीज हमेशा याद रखें, अगर आपने ये मल्टीप्लाई अपने हाथ से नहीं किया तो इसको करने में हमेशा कंफ्यूजन होता रहेगा आपको। इसलिए आप अपना एक फिक्स रूल कर लीजिए कि पहले इनका क्रम चेक कर लीजिए, देन आपको कुछ नहीं याद रखना, पहली रो उठाइए और हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर करके 1 बाय 1 एलिमेंट लिख दीजिए। कॉलम इधर खत्म हो जाए तो सेकेंड रो उठाइए, उनको सेकेंड रो में लिखना है और सबके सब 1 बाय 1 अर्थात C1 C2 और C3 से मल्टीप्लाई कर करके लिख दीजिए। आइए अब देखते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन को। इसमें भी हमको क्या करना है, दो अवयव को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले अवयव की बात करें तो वो हमारा 3 × 3 है। दूसरे की बात करें वो भी हमारा 3 × 3 है। तो यहाँ पर बीच के एलिमेंट सेम है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो सकता है। जो रिजल्ट आएगा वो हमारा 3 × 3 का होगा। तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से किया, ये आ गया हमारे पास। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, ये एलिमेंट आ गए। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो हमारे ये एलिमेंट आ गए। ऐसे ही हमने बाकी को भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 5 8 14 0 -1 1 एंड -1 0 एंड 1। तो अब क्या करते हैं, एलएचएस तो हमको मिल गया, अब आरएचएस फाइंड करते हैं हम। तो आरएचएस में ये दो अवयव दे रखे हैं, इन दोनों को क्या करना होगा, फिर से वही रूल कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से और फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ये फर्स्ट कॉलम से, ये सेकंड कॉलम से और ये थर्ड कॉलम से। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर लिया हमने, फिर थर्ड रो को हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा आ रहा है -1 -1 -3, जो कि उस वाले जो लेफ्ट हैंड साइड में आया था उससे बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहे हैं, अर्थात बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, और यही हमको सिद्ध करना था। नेक्स्ट हमारा 15 क्वेश्चन है कि यदि a बराबर में हमारे पास एक अवयव दे रखा है तो कह रहे हैं फाइंड करो a² -5a और +6i का मान ज्ञात करना है। अब अगर i की बात करें तो ये सब हमारे पास 3 × 3 के एलिमेंट होंगे, तो i भी हमारा जो होगा वो i3 हो जाएगा, अर्थात इसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जो i3 होता है एक हमारा इकाई अवयव होता है जिसके विकर्ण के एलिमेंट हमारे 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, a² फाइंड करते हैं। a² के लिए हम क्या करते हैं, a को a से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये एक एलिमेंट फिर एक एलिमेंट, हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अपने मल्टीप्लिकेशन रूल से, तो ये हमारा a² का मान आ गया। तो अब a² की वैल्यू हमको मिल चुकी है, तो अब आइए हम इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी a² की वैल्यू, ये आ गया 5, ये आ गया हमारा a और ये आ गया हमारे पास 6 और ये आ गया हमारे i के एलिमेंट। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर पहले सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5 0 0 हो गया, 5 1 ज़ा 5 हो गया। ऐसे ही हम सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐसे ही इधर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको एक पूरी पूरी इक्वेशन टाइप की मिल गई। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये 5 प्लस का, ये माइनस का 10 हो जाएगा और ये प्लस का 6, तो ये आ गया 5 - 10 प्लस का 6। अब क्या करें, हम सेकेंड वाले एलिमेंट पे पहुंचते हैं, -1 माइनस का 0 हो जाएगा और ये प्लस का 0 हो जाएगा, तो ये हमने लिख लिया। अब थर्ड को देखते हैं, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा हमारे पास और फिर ये प्लस का 0 आ जाएगा। ऐसे ही हमने सारे एलिमेंट लिख लिए प्लस और माइनस करके, और जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये एक आंसर आ गया, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान रखना, इस वाले सॉल्यूशन को आपको अच्छे से करना है क्योंकि एग्जाम में यही हमारे लॉन्ग में आते हैं जो कि आपको अच्छे नंबर देके जाएंगे, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली एक बार मल्टीप्लाई करना है, देन सिंपली आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि आप नॉर्मली कर सकते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको कैंसिल कैसे हम सॉल्व करें। तो सिंपल सी चीज है, ये प्लस का 5 मिला, आपने +5 लिख दिया, ये माइनस का साइन है तो ये हमारा माइनस का 10 हो गया, और यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये हमारा प्लस का 6 हो जाएगा। ऐसे ही आप साइंस का ध्यान रख दीजिए, और ये हमारा 5 6 प्लस हमारा 11 हो जाएगा और माइनस का 10 हमारा 1 आ जाएगा। ऐसे ही बाकी एलिमेंट सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा जो अवयव आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है कि a बराबर में हमारा एक अवयव दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस का 2i जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी हमारा पिछले सवाल के जैसे ही है, खाली हमारे पास एक और बढ़ गया कि a क्यूब निकालना, अर्थात a को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, a स्क्वायर निकालते हैं, वो a को a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल रहेगा कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से करेंगे। तो ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का, और ये थर्ड का हो गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से किया तो ये एलिमेंट हमारे आ गए। अब थर्ड रो को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम से किया तो हमारे ये एलिमेंट आ गए। ऐड वैड करके हमने जब लिख के तैयार किया तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई 50824580 और 13, ये हमारी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की। अब ए स्क्वायर की मदद से हम ए क्यूब को फाइंड करेंगे। तो आइए अब ए क्यूब निकालते हैं। तो ए क्यूब को आप कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए कर लेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर पहले स्क्वायर और फिर ए लिखना है आपको, ये नहीं कि आप ए इंटू ए स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये हमने ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी, ये हमने ए की वैल्यू रख दी। फिर से वही हमारा रूल कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखो। फिर सेकंड रो में ऐसे ही करो, फिर थर्ड रो में ऐसे ही करो। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर करके कर लिया। देन ऐड करने पर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 21034, 12823, 34055। तो अगर बात करें यहाँ से तो हमको अब ए क्यूब भी मिल गया, जो कि हमारा सबसे बड़ी वैल्यू थी। अब क्या करेंगे, सीधे इक्वेशन में पुट करेंगे जाके। तो अब क्या करते हैं, वैल्यूज को हम क्या करते हैं इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया 6 हमारे पास, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू जो निकाली थी 7, ये हमारी ए की वैल्यू होगी 2, और आई हमारा i3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 6 से इसको, 7 से इसको और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 5 जा 30, 6 0 0, 6 8 जा 48। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके ये आप हमको प्राप्त हो गए। तो अब देखते हैं हमको इनको सॉल्व करना है। तो 21 हमारा प्लस का आ गया, फिर माइनस लगाया तो माइनस का 30 आ जाएगा, फिर प्लस लगाया तो प्लस का हमारा 7 आ जाएगा, और ये फिर हमारा प्लस लगाया तो प्लस का 2 आ गया। तो हमने क्या किया, A11 वाले जितने भी एलिमेंट है, चूंकि प्लस माइनस करना है तो सेम एलिमेंट ही होते हैं, तो A11 वाले हमने सारे एलिमेंट लिख लिए। अब क्या करेंगे, A12 वाले यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो चारों के चारों हमारे क्या आ गए, 0 आ गए। अब A13 की बात करें तो प्लस का 34 है, माइनस का हमारा 48 आ जाएगा, प्लस का हमारा 14 हो जाएगा, और प्लस का हमारा 0 आ गया, ये लिख लिया। ऐसे ही हमने बाकी के एलिमेंट लिख लिए। और जब बाकी के एलिमेंट लिख लिए तो हमारे पास जो आ रहा है वो 30 माइनस 30, दैट मीन्स 0 हो गया। 0 तो 0 हो ही जाएगा हमारा। 48 माइनस 48, वो भी हमारा 0 आ गया। नेक्स्ट बात करें 12 माइनस 12, वो भी 0 हो गया। 24 माइनस 24, 0 आ गया। 30 माइनस 30 हमारा 0 आ गया। 48 माइनस 48, 0 0 का हमारा 0 आ गया। 78 माइनस 78, 0 आ गया। तो कुल मिला के एक शून्य आवी हुई, तो इसको हम शून्य के बराबर रख सकते हैं। तो यही हमको प्रूफ करना था कि ये जो इक्वेशन है वो हमारी 0 है, और ये हमारा सॉल्व करने पर रिजल्ट भी 0 आ गया। दैट मीन्स ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये आपको जो कैलकुलेशन करना है या जो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है वो आप कॉपी में अपने हाथ से जरूर करें, क्योंकि हम कई बार करा चुके हैं, इसीलिए आप बार बार वही प्रोसेस अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप अपने हाथ से स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 17 क्वेश्चन है कि ए की वैल्यू दे रखी है और आई भी हमारे पास दे रखा है, अर्थात एक अवयव ए हो गया और ये हमारा आई तो इकाई अवयव होता ही है। और कह रहे हैं कि अगर ए स्क्वायर बराबर में के ए माइनस का 2i हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सिंपली हमको करना क्या है, ए स्क्वायर और ए और आई की वैल्यू पुट करनी है और हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, अर्थात ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, के ए हो गया, के लिख लिया, ये ए की वैल्यू होगी -2, और ये हमारा इकाई अवयव लिख दिया। अब यहाँ पर ए को ए से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। तो 3 इंटू 3 हमारा 9 आ गया, -2 इंटू 4 हमारा माइनस का 8 आ गया। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 3 इंटू -2 हमारा -6, -2 को -2 से किया तो प्लस का 4 आ गया। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 4 इंटू 3 हमारा 12 आ गया, -2 इंटू 4 हमारा 8 आ गया। 4 इंटू -2 हमारा 8 आ जाएगा, -2 से करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 के -2 के 4 के और -2 के आ जाएगा, और यहाँ पर 2 से कर देंगे तो 2 0 0 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये वन साइड है, ये दूसरी साइड है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा 9 माइनस 8 1 आ गया, -6 प्लस 4 -2 आ गया, 12 माइनस 8 4 आ गया, -8 प्लस 4
-4 हो गया। वैसे इधर सॉल्व करेंगे 3k माइनस का 2 हो जाएगा, -2k माइनस का 0 तो -2k आ जाएगा, 4k माइनस 0 तो 4k आ गया, -2k माइनस 2 तो ये आ गया हमारे पास। अब करना क्या है, इसमें कंपेयरिंग करके हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो आप जो चाहे, क्योंकि सारे के सारे हमारे k में वेरिएबल दिए रखे हैं, तो आप जिसको चाहे उसको कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम 3k माइनस 2 जो कि पहला है उसी को कंपेयरिंग कर लेते हैं। तो 3k माइनस 2 बराबर में हमारा आ जाएगा 1, ये 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 3, 3 से 3 काटेंगे, k का मान 1 आ गया। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते थे, 4k इक्वल टू 4, तो k का मान हमारा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है कि a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, जिसमें हाफ एंगल यूज किया गया है, और i जो है वो एक इकाई अवयव या तत्समक अवयव है। तो सिद्ध करना है कि जो i प्लस a का मान होगा वो i माइनस a मल्टीप्लाइड बाई दिस अवयव के वो बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाएं पक्ष को ज्ञात करते हैं, अर्थात i प्लस a को फाइंड करते हैं। तो ये हो गई हमारी i की वैल्यू, ये हो गई हमारी a की वैल्यू। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 0 हमारा 1 आ गया, 0 में इसको ऐड किया तो वही आ जाएगा हमारे पास, 0 प्लस ऐड करेंगे यही आ जाएगा, और 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 आ गया। तो i प्लस ए हमको मिल गया। अब हमको चाहिए i माइनस ए। तो i में से a को माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा हमारे पास, 0 माइनस माइनस प्लस का tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा, 1 में 0 में से tan अल्फा बाई 2 करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, और 1 में से 0 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा i प्लस ए की वैल्यू हो गई, और ये हमारी i माइनस ए की वैल्यू हो गई। तो ये और ये दो चीजें हमको प्राप्त हो गई। अब करना क्या है, सिंपली इसकी तो वैल्यू फाइंड ही कर चुके हैं, खाली सिर्फ और सिर्फ इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए राइट साइड लेकर चलते हैं, i माइनस ए को cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा के साथ में सॉल्व करते हैं। तो ये हमने i माइनस ए की वैल्यू रख ली, और ये हमारा दूसरा अवयव हो गया। अब यहाँ पर हमको देखने वाली चीज ये है कि ये अल्फा बाई 2 है और ये है अल्फा, एक फुल एंगल है और एक हाफ एंगल है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही दिक्कतें आएंगी। तो ऐसा करते हैं हम कि इनको सेम एंगल में बदल लेते हैं, अर्थात अगर ये अल्फा बाई 2 है तो इसको भी हम अल्फा बाई 2 कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले cos अल्फा का फार्मूला क्या होता है। तो cos 2 अल्फा का एक फार्मूला होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर जब 2 अल्फा था तो अल्फा आ गया, अर्थात एंगल हाफ हो जाता है। तो वैसे ही अगर अल्फा है तो इसमें अल्फा बाई 2 आ जाएगा। तो ये हमारा cos अल्फा का फार्मूला हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। वैसे ही साइन में होता था 2 टेन अल्फा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ये हमारा साइन 2 अल्फा का होता था, चूंकि यहाँ पर अल्फा दिया तो और हाफ हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो साइन अल्फा की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ऐसे ही साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ रख लेंगे और कॉस अल्फा की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं। तो अब हमारे पास जो दोनों अवयव हैं वो अल्फा बाई 2 में आ गए। ये भी हमारा 2 क्रॉस 2 का है, ये भी हमारा 2 क्रॉस 2 का है, दैट मीन्स इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जो रिजल्ट आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 का आएगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे। तो हमारा एज इट इज आ गया ऊपर वाली वैल्यू, अर्थात 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब टेन अल्फा बाई 2 से 2 टेन अल्फा बाई 2 को करेंगे तो आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। चूंकि दोनों में अपॉन में हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। तो 1 से किया तो आ गया माइनस का 2 टेन अल्फा बाई 2, और टेन अल्फा बाई 2 से जब इसको करेंगे तो पहले 1 से करेंगे तो आ गया टेन अल्फा बाई 2, और फिर जब स्क्वायर वाले से करेंगे हो जाएगा टेन क्यूब अल्फा बाई 2, और डिनोमिनेटर में हमारा ये एलसीएम हो जाएगा। अब सेकेंड रो से हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो टेन अल्फा बाई 2 से इसको करेंगे तो 1 से किया तो माइनस टेन अल्फा बाई 2, और माइनस वाले से किया तो प्लस का हो जाएगा। अब 1 से इसको करेंगे तो 2 टेन अल्फा बाई 2 आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर वाला। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो टेन अल्फा बाई 2 को इससे किया तो स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, अर्थात 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, 1 को इससे करेंगे तो ये एज इट इज वैसे ही पूरा का पूरा आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए जिनमें सबके डिनोमिनेटर में हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो अगर पहले की बात करें तो ये 1 हमारा वैसे है कि माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये प्लस का 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बराबर है। तो ये 2 और ये -1 तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1, अर्थात टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ गया। वैसे ही यहाँ पर देखते हैं टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 दोनों सेम है, ये माइनस का 2 ये प्लस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का टेन अल्फा बाई 2, और ये माइनस का टेन क्यूब वैसे ही आ गया। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर तो 2 टेन अल्फा बाई 2 माइनस का टेन अल्फा बाई 2, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे आ जाएगा टेन अल्फा बाई 2,
ये 10 क्यूब वैसे ही आ गया। यहाँ बात करें, ये स्क्वायर है, ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 1 है, तो प्लस का 1 बच गया और ये हमारा 1 वैसे लिख दिया। डिनोमिनेटर में हमारा सेम ही था। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये वाला पोर्शन हमारा सेम है दोनों, तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। यहाँ की बात करें, ये भी हमारे दोनों सेम है, तो ये भी कैंसिल होके 1 आ जाएंगे। तो ये दो एलिमेंट हमारे हो गए। अब यहाँ की बात करें, अगर हम इसमें से माइनस का 10 अल्फा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 1 और प्लस का क्यूब में से एक जाएगा तो बचेगा 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो अब ऊपर भी हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ गया और नीचे भी हमारा दे रखा, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा माइनस का 10 अल्फा बाई 2। वैसे ही यहाँ पर भी हम 10 अल्फा बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो सेम टू सेम नीचे वाला बच जाएगा, दोनों कट जाएंगे, तो ये एलसीएम में जो कॉमन लिया हमने वो हमारा बच गया। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया और यही इसका रिजल्ट हो जाएगा, जो कि था हमारा i प्लस ए की वैल्यू। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन हमारा थ्योरेटिकल है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है, अर्थात उसके पास 30,000 रुपीज हैं, जिसे वो दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना, अर्थात दो अलग अलग भागों में लगाना चाहता है। तो 30,000 को हम दो भागों में बांट देंगे, एक हो जाएगा हमारे पास x, तो दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस का x। तो ये हमारे दो भाग हो गए। अब कह रहे हैं पहले वाले पर जो ब्याज मिल रहा है वो 5%, अर्थात x वाले पर हमको 5% मिल रहा है, और दूसरे वाले पर जो कि हमारा 30,000 माइनस x था उस पर 7% का ब्याज दे रहे हैं। ब्याज देने के बाद आव्यूह गुणन का प्रयोग करके हमको निर्धारित करना है कि ये जो 30,000 का कोष है, दो प्रकार में निवेश कर दिया हमने, निवेश करने के लिए किस प्रकार से बांटे जिससे व्यापार संघ को जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो एक में हमारा 1800 और दूसरे में हमको 2000 प्राप्त हो। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज आपको सीखने वाली है, जो आप हमेशा याद रखोगे, जो पहले दी होगी उसको हम क्या करेंगे, आव्यूह गुणन में लिखने के समय पहले वाले को हम रो आव्यूह बनाएंगे और दूसरी वाली जो कंडीशंस दी होंगी उनको हम कॉलम आव्यूह बनाते हैं। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो होता है वो रिजल्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 5 दर्जन, 6 दर्जन और 7 दर्जन केले दिए हैं जिनका रेट है 5 पर डजन का 2 रुपए, फिर हमारा 3 रुपए और हमारे पास 4 रुपए। तो अगर आपसे पूछा जाए कुल केलों का मूल्य कितना होगा, तो 5 दर्जन हमारे जो थे वो 2 रुपए के हिसाब से 2 रुपए दर्जन, तो 5 × 2 हमारा 10 रुपीज के पड़ जाएंगे। तो ये हमारा आव्यूह मेथड होता है, जिसमें हम जो वस्तु दी होती है उसको रो में बना लेते हैं और उनके जो पैसे होते हैं या अन्य चीज दी होती है उसको हम कॉलम बना लेते हैं। देन मल्टीप्लाई करके हम उसका ओवरऑल रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहली कंडीशन दी है 1800 रुपए और दूसरे में दिया हमारे पास 2000 रुपए। बात करें जो उनके पास पूरा कोर्स था वो था हमारे पास 30,000, तो इसके दो भाग कर लेते हैं, एक हो जाएगा हमारा x, दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस x हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसको आव्यूह a से दिखाएंगे, अर्थात x पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट हो गया हमारा 30,000 माइनस x। अब अगर बात करें ब्याज की दरों की, तो 5% थी, अर्थात 5/100 सॉल्व किया 0.05 आ गया, दूसरी थी 7%, सॉल्व करेंगे तो 0.07 आ गया। इसको हम कॉलम आव्यूह में दिखाएंगे। अब हमारे पास जो कुल ब्याज आ रहा था वो पहले में दिया था 1800 रुपए, तो हम करेंगे क्या, जो हमारे पास कैलकुलेशन है उसमें करेंगे क्या, जो हमारे पास भाग था अर्थात जो बॉन्ड की वैल्यूज थी उनको इन रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो ब्याज था वो हमको मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, इसमें एक रो है और दो कॉलम है, इसमें दो रो है और एक कॉलम है, तो ये बन गया 1 × 2, ये बन गया 2 × 1। तो 2 से 2 ये हमारा सेम मिल रहा है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा 1 × 1 का आएगा, अर्थात एक रो और एक कॉलम होगी। तो पहले एलिमेंट को हमने क्या किया, पहली रो को हमने पहले कॉलम से ही मल्टीप्लाई कर लिया, तो x को 0.05 से करेंगे तो ये आ गया हमारे पास x × 0.05। देन हम क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट अर्थात 30,000 माइनस x को 0.07 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमने लिख दिया। बराबर में क्या है हमारा 1800। तो अब ये हमारी एक सिंपल 1 by 1 एलिमेंट आ गया, तो ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे, अर्थात
तो 0.05x हो गया। अब जब 0.07 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 3 जा 21 होता है, 2 जीरो इसके चले जाएंगे तो ये 2100 आ जाएगा। और देन x से करेंगे तो 0.07x आ जाएगा और बराबर में हमारे पास कितना है 1800। अब यहाँ पर ये और ये दोनों में x था तो इन दोनों से x कॉमन ले लिया और 2100 को हमने इधर भेज दिया। तो यहाँ देखते हैं 5 है, ये माइनस का 7 है तो 0.02 आ जाएगा x के साथ में, या 1800 माइनस 2100 तो माइनस का 300 आ गया। दोनों हमारे पास माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास 2 आया था 0.02 इसको 300 के नीचे भेज देंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये हट जाएगा, बचेगा खाली 2। 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा और 3 जीरो ये साथ में लग जाएंगे। तो पहला जो हमारा भाग आ गया, x की वैल्यू आ गई 15,000। तो हमारे पास अगर बात करें सेकेंड भाग की तो 30,000 में से x को माइनस कर देंगे अर्थात 15,000 को, तो हमारा दूसरा भाग भी आ गया 15,000 अर्थात दोनों बॉन्ड की वैल्यू कितनी हो गई 15,000 और 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब ब्याज की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी हो गई 2,000 हो गई। तो सिंपल सी चीज है, जहां पर हमने 1800 रखा था वहां पर हम क्या कर देंगे 2,000 रख देंगे और यहाँ पर जो हमारा 2100 आया था वो हमारा सेम टू सेम आएगा अर्थात माइनस का 0.02x और प्लस का 21 उधर जाएगा तो हमारा माइनस में जाएगा। तो ये आ जाएगा 2000 माइनस 2100 आ जाएगा हमारे पास माइनस का 100। तो फिर वही माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो अब 100 को हम क्या करेंगे 0.02 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो बढ़ा के इसका डेसिमल जीरो हटा देंगे, 2 से इसको काटेंगे 50 आ गया, 50 के साथ में 2 जीरो दैट मीन्स हमारा 5000 आ गया। तो x की वैल्यू जो अर्थात जो प्रथम भाग है वो 5000 आ गया। तो सेकंड भाग हम कैसे निकालेंगे 30,000 में से माइनस कर देंगे, 30,000 में से 5,000 को माइनस करेंगे तो 25,000 आ जाएगा। यही हमारे इसके आंसर हो गए। तो सिंपली हमको क्या करना था, इनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके केवल सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें। ये वही हमारा जो अभी एग्जाम्पल हमने देखा था कि 6 दर्जन के लिए 5 दर्जन के लिए उनके रेट दिए थे। तो वैसे ही हमारा ये डजन में दिया है। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपए, 60 रुपए तथा 40 रुपए प्रति पुस्तक है। अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पर बुक दे रखा है और यहाँ जो बुक्स दिखी हैं वो डजन में दी हैं। तो हमको करना क्या पड़ेगा, इन बुक्स को डजन से हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कितनी बुक्स हैं मतलब बुक की क्वांटिटी हमको निकालनी पड़ेगी। देन उसके बाद करें अवयव बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सिंपल सी चीज है, बुक्स को हमने रो अवयव में लिख लेंगे और जो इनके रेट्स हैं उनको कॉलम अवयव में लिख लेंगे, देन मल्टीप्लाई करके हम आपको हमारी धनराशि प्राप्त हो जाएगी। तो अगर बात करें विद्यालय में पुस्तकों की तो रसायन विज्ञान की हमारी 10 दर्जन थी। 10 दर्जन अर्थात 10 गुणे 1 दर्जन में 12 होते हैं तो 10 गुणे 12 हमारा 120 आ गया। 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की पुस्तकें थी तो 8 इंटू हमारा 12 96 पुस्तकें आ जाएंगे। अर्थशास्त्र की 10 दर्जन थी तो 10 इंटू 12 हमारे पास 120 पुस्तकें आ जाएंगी। तो इनको हम क्या करेंगे रो अवयव में लिख लेंगे। अब आइए बात करें इनके रेट्स की। तो पहले वाले का जो रेट था अर्थात रसायन विज्ञान का 80 रुपए पर बुक था। भौतिक विज्ञान की बात करें तो हमारे पास 60 रुपए पर बुक था और अर्थशास्त्र की बात करें तो 40 रुपए पर बुक था। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसको हम क्या करेंगे कॉलम अवयव बना लेंगे। अब अगर हमको पूरी धनराशि चाहिए तो हम वस्तुओं को क्या करेंगे उनकी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी पुस्तकें हो गई और ये उनका रेट हो गया। एक रो एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई करना है, 120 इंटू 80 कर लेंगे, देन हमारे पास 96 इंटू 60 हो जाएगा, 120 इंटू 40 हो जाएगा। तो ये सब प्लस करके लिख लेंगे। ये आ गया हमारा पहला 9600, दूसरा आ गया हमारे पास 5760, तीसरा आ गया हमारा 4800। अगर इनको ऐड कर देंगे तो ऐड करके हमारा आ रहा है 20,000 हमारा 160। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा अर्थात 20,160 रुपीज की टोटल बुक्स हमारी पड़ जाएंगी। तो इन सवालों में सिंपली हम आपको वही करना है कि जो हमारे पास वस्तुएं दी हैं उनको हम रो अवयव में लिख लेंगे और जो हमारे उनके रेट्स दिए हैं उनको कॉलम अवयव में लिख लेंगे, देन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मान लीजिए कि x, y, z, w और p क्रमशः 2 इंटू एन, 3 इंटू के, 2 इंटू पी, n इंटू 3 और p इंटू के कोटियों के अवयव है। तो कह रहे हैं दिए गए हमारे पास जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है अर्थात
21 और 22 में हमको सही उत्तर लिखना है, अर्थात ऑप्शनल। अब आएगा हमारा क्वेश्चन। तो 21 क्वेश्चन है हमारे पास कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध हो सकता है, आपको वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप पहले कुछ चीजें समझ लीजिए। अगर p को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो p और y के जो क्रम है उनके बीच के एलिमेंट हमारे सेम होने चाहिए। वैसा ही हमारा यहाँ पर भी होगा कि w और y को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो भी हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं दो चीजें, तो यहाँ पर ये जो बीच वाले एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। एक तो ये हो गया पहला, और दूसरी चीज है कि पी वाई और डब्ल्यू वाई भी को हमने जोड़ा है, और जोड़ने के लिए हमको पता है कि इसका क्रम पूरे का और इसका क्रम पूरे का भी क्या होना चाहिए, सेम। अर्थात अगर पी वाई हमारा 2x2 का रिजल्ट आता है तो डब्ल्यू वाई भी हमारा 2x2 का ही होना चाहिए। तो पहली चीज हो गई कि इन दोनों को मल्टीपल करना है तो बीच वाले समान होने चाहिए, और इन दोनों को अगर आपको ऐड करना है तो इनका क्रम बराबर होना चाहिए। तो चलिए पी वाई का हम देखते हैं और फिर डब्ल्यू वाई का। तो अगर बात करें हम एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी की, तो इनकी कोटियां हमारी निम्न दे रखी हैं। अब हमको सबसे पहले पी वाई निकालना था, तो सबसे पहले पी की वैल्यू कोटि लिख लेते हैं, पी इंटू के हो गई। वाई की कोटि हमारी 3 इंटू के थी। अब अगर हमको पी वाई निकालना है तो पी इंटू के और साथ में हम क्या लिख लेते हैं, 3 इंटू के। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो हमने कहा अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए, सेम। अर्थात जो k का मान होगा वो हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से पी वाई संभव तभी होगा जब k का मान हमारा क्या होगा, 3 होगा। अब अगर k का मान 3 आ गया तो एक रिजल्ट हमारा यहाँ से हमको मिल गया, और जो फाइनली रिजल्ट आएगा उसकी जो कोटि होगी, अर्थात पी वाई की जो कोटि आएगी मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगी p इंटू के। अर्थात अब k की वैल्यू रख देंगे तो उसकी कोटि हो गई हमारी p इंटू 3। तो यहाँ से हमने देखा कि k की वैल्यू हमको 3 मिल गई, और पी वाई की जो फाइनली कोटि आई है वो आ गई हमारे पास p इंटू 3 आ गया। अब बात करते हैं हम w और y की। तो w की हमारे पास क्रम या कोटि दे रखा है n इंटू 3, और y का हमारा 3 इंटू के था जो कि ये हमारा दे रखा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास फिर वही आ गया कि n इंटू 3 और यहाँ पर 3 इंटू 3। तो यहाँ तो सेम है हमारे पास, तो इससे कोई मतलब नहीं, बट जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा n इंटू 3। अब वहीं बात करें अगर हम पी वाई की, तो उसकी आई थी हमारे पास p इंटू 3। तो पी वाई अगर हम प्लस डब्ल्यू वाई लिखते हैं तो इसका क्रम और इसका क्रम सेम होना चाहिए। तो पी वाई का क्रम है हमारे पास p इंटू 3, और यहाँ डब्ल्यू वाई का जो क्रम है वो इसी के बराबर हो जाएगा जो कि आया था हमारा n इंटू 3। अब अगर कंपेयरिंग करें तो यहाँ से हमको p की वैल्यू कितनी मिल रही, n मिल रही है। तो यहाँ से कंपेयरिंग करने पर हमको p की वैल्यू कितनी मिल गई, n मिल गई, और k की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। तो अब देखते हैं कि हमारे पास p इक्वल टू n और k इक्वल टू 3 किस ऑप्शन में दे रखा है। तो अगर अब हम अपने ऑप्शंस की बात करें तो ये हमको मिल गया k इक्वल टू 3 और p इक्वल टू 1 वाला, अर्थात पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। बाकी वाले ऑप्शन से हमको कोई मतलब नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया जिसमें k इक्वल टू 3 और p इक्वल टू n दे रखा है। नेक्स्ट हमारा 22 क्वेश्चन है कि यदि n बराबर में हमारा p दे रखा है तो कह रहे हैं बताओ अवयव 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज है, x और z को क्या किया गया है, हमारा सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो दोनों के क्रम क्या होंगे, हमारे समान होंगे। तो एक कंडीशन यहाँ से ये मिल गई, और यहाँ n बराबर में p दे रखा है, ये उसके 4 ऑप्शन हो गए। तो अब देखते हैं x और z की कोटियाँ क्या है, 2 इंटू n और 2 इंटू p। तो ये दोनों हमारे क्रम सेम होंगे अर्थात बराबर होंगे। तो यहाँ से हमको n इक्वल टू पी मिल गया, तो n इक्वल टू पी तो हमारा पहले ही दे रखा है, दैट मीन्स उसकी हमको जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास कह रहे हैं कि इसकी कोटि क्या निकालो, तो चाहे वो x की कोटि लिख लें चाहे हम वो z की कोटि लिख लें, क्योंकि दोनों घटाए गए अर्थात दोनों की समान कोटि होगी। तो x की वैल्यू कोटि है हमारे पास 2 इंटू एन, और इसकी कितनी है 2 इंटू पी। तो या तो आप n लिख लीजिए यहाँ पर, या तो आप p लिख लीजिए, क्योंकि n इक्वल टू क्या है, p। तो जिस ऑप्शन में भी हमारा हो, अर्थात 2 इंटू एन हो या 2 इंटू पी हो, कोई भी हो, दोनों के दोनों हमारे आंसर सही हो जाएंगे। तो इसमें p इंटू 2 लिखा है, हमको नहीं चाहिए, n इंटू 3 नहीं चाहिए, हमको चाहिए 2 और फिर n। तो ये मिल गया हमको 2 इंटू एन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2। इसकी पहली की एक्सरसाइज अर्थात हमारी जो 3.1 है पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।